तो भैया आएगा, फिर हम जाएंगे घर, मजा आएगा। अभी आएगा, भाई आएगा। अरे चालू, तुम यहाँ कैसे? पिंकू को लेने आई थी। पिंकू को? क्या वो कहीं जाता है? आज से ही स्कूल जाना शुरू करा है, मेरे स्पेशल बेटे का स्पेशल स्कूल। अब मुझे उसके भविष्य के बारे में कोई चिंता नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम बड़े होकर अपने पैरों पे खड़े होने के लायक तो हो जाएगा। पूरा विश्वास है मुझे इस बात पे। अरे वो आ गया। आ जाओ बेटा। नमस्कार। करत करत अभ्यास के कि आज की इस कड़ी में आइए बात करते हैं मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की शिक्षा और उनके व्यावसायिक पुनर्वास के बारे में। आजकल 4 साल के बच्चे आमतौर पर स्कूल जाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन इन बच्चों का क्या? इनमें से 2.5-3 वर्ष की उम्र तक तो कई बच्चे बोलना, चलना, बैठना शुरू ही नहीं करते। इनके लिए क्या विकल्प है? आइए जाने आज की इस कड़ी में। यूं तो हर बच्चे का विकास अलग अलग दर से होता है, परंतु कुछ ऐसे मापदंड आज हमारे पास उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि विकास में दिखाई देता पिछड़ापन दरअसल मानसिक विकलांगता है या नहीं। ये जानना बड़ा जरूरी है कि मेरे बच्चे को भी क्या आता है, और ये जानने के लिए कि मेरे बच्चे अभी क्या आता है, उसका लेवल क्या है, हमको ये असेसमेंट टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, और जो कि हमारे इंडिया में हमने डेवलप किए हुए हैं अपने बच्चों के लिए। पहला स्टेप ये होता है कि हम उसका असेसमेंट करते हैं। डिटेल्ड असेसमेंट करके हम देख लेते हैं कि बच्चे के स्ट्रेंथ्स क्या हैं और बच्चे की कमजोरियां क्या हैं। उसके बाद जब हम बच्चे की टेस्टिंग कर रहे होते हैं और उसको फिर हम पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम देना चाहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बच्चे के साथ हम किस प्रकार से इजीली कांटेक्ट एस्टेब्लिश करें। टीचर को कम से कम एक बच्चे के साथ 10-15 दिन उसको साथ बैठ के वो बच्चों के साथ खेलने के बाद, नहीं तो बात करने के बाद, नहीं तो उसके साथ रैपो क्या है वो एक रिलेशन डेवलप होता है। जब हम पेरेंट ट्रेनिंग करते हैं तो हमें उस समय ये देखना पड़ता है कि इन बच्चों का बुद्धि का स्तर क्या है। उसके साथ एज स्पेशल एजुकेटर हमें ये भी देखना पड़ता है कि इनका फंक्शनल लेवल क्या है, और हमें ये भी देखना है कि इनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और इनकी वीकनेसेस क्या है। आप एजम्पशन से मत जाइए कि वो स्कूल में आया है तो आपने उसको 1, 2, 3 से सिखाना है। आप पहले देखिए कि बच्चा क्या 1, 2, 3, 4 सिखाने के लिए तैयार भी है कि नहीं। जैसे कि बच्चा छोटा है, प्री प्राइमरी लेवल पे है, तो उसको क्या सिखाना चाहिए। जब वो प्राइमरी लेवल पे आ जाता है, दैट मीन्स कि भाई 6 साल के बाद, तब उसको क्या सिखाना है। असेसमेंट में आज का दिन में ऐसा हमारा इंस्टीट्यूट में हम पूरा इंडिया में ऐसा सोचे बने हैं नेशनल इंस्टीट्यूट के तरफ से एक फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट। इसका मतलब फंक्शनल मतलब क्रियात्मक, आज का उपयोग क्या है, बच्चे का जरूरत, जीवन का जरूरत क्या है, वो देख के वो असेसमेंट चेकलिस्ट बना है। विकास में किसी भी तरह के पिछड़ेपन का आंकलन कर लेने के बाद ये ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे के माता पिता को सही निर्देश दिया जाए ताकि वो पूर्णतः मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार कर सके। ये जो स्थिति है मानसिक मंदता, ये बहुत ही नई स्थिति होती है पेरेंट्स के लिए। जब तक कि वो खुद नहीं देते, बहुत से केसेस में उनको पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई स्थिति भी है, मानसिक मंदता कुछ है भी। तो ये क्या है, इतने सवाल उनके मन में होते हैं इसके लिए, और बच्चा क्या कर सकेगा, क्या सुविधाएं उनके लिए मिलेंगी, और क्या इन समस्याओं, बच्चे की जो समस्याएं उनको दिख रही है उसका कैसे वो सामना करेंगे। तो और साथ में उनका मनोबल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो उनको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, वो खुद नहीं समझ पाते कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है,
बट इंफॉर्मेशन अगर उन्हें मिले कि ये भी बच्चा जो बाकी बच्चों की तरह से ही ग्रो करेगा, पर इसका सब कुछ सीखने का जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी होती है, और आप जितना एफर्ट करेंगे और जिन जिन चीज़ों पे एफर्ट करेंगे, कुछ ऐसी विशेष चीज़ें जिस पे एफर्ट करने की ज़रूरत है, तो इस बच्चे का विकास बड़ा अच्छी तरीके से हो सकता है। जब वो बच्चे के साथ समस्याएं देखते हैं तो उनका सामना करने में जो काउंसलिंग है वो बहुत मदद करती है कि कैसे उस स्थिति को वो एक्सेप्ट करें, कैसे समझें उसको, और उनका क्या रोल है। अब ऐसे बच्चा अगर मंदबुद्धि हो गया है तो उसको कैसे सामना करेंगे, बच्चे के लिए क्या उनको करना है। उनको एक नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर की, मानसिक मंदता के प्रति। मानसिक मंदता क्या है, मानसिक मंदता क्यों हो जाती है, मानसिक मंद बच्चे कैसे सीखते हैं, मानसिक मंद बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और मानसिक मंद बच्चों को क्या सिखाना चाहिए किस स्टेज के ऊपर। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इस मंदबुद्धि बच्चे को वो इतना ज़्यादा उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, और उसके सारे काम खुद करते हैं ताकि कहीं किसी को पता नहीं चले, या अपने आप को भी एक तरह से समझाते हैं, उसका सब काम खुद करते हैं। उसको सिखाने की कोशिश करने के बजाय अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेते हैं। होता क्या है कि हम अपनी महत्वाकांक्षा में बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उससे अपने आप को भी मुश्किल होती है और हमारे बच्चों को भी मुश्किल होती है। तो एक तो अपेक्षाओं का स्तर ठीक रखना चाहिए। माता पिता की अपनी मानसिक स्थिति है, कैसे उन्होंने बच्चे को अभी एक्सेप्ट किया हुआ है या नहीं, या जैसे हम कहते हैं कि स्टेजेस होती हैं डिफरेंट, उसमें कहाँ पर हैं अभी, वो इस स्थिति को स्वीकार कर सके हैं कि नहीं, या एक शॉक की स्थिति में हैं, अभी उसी से निकल नहीं पाए हैं, या फिर अभी रिजेक्शन है, बिल्कुल नहीं बच्चे को स्वीकार कर पा रहे हैं, या बहुत डिप्रेस्ड हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे इस स्थिति का सामना करेंगे, या उनके साथ बहुत बुरा हो गया, ये भी सोचते हैं माता पिता हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बहुत सी भावनाएं हैं उनके मन में, बहुत से प्रश्न हैं जो उमड़ते रहते हैं, उनके साथ वो आते हैं। तो ये जो शर्मिंदगी है इसको बिल्कुल छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उससे किसी का भी फायदा नहीं है, बल्कि बहुत नुकसान है, और हर पूरी जिंदगी फिर आप अपने अंदर एक हीन भावना से और एक डिप्रेशन के साथ आप जुड़े रहते हैं। अपने बच्चे की अवस्था को सही दृष्टिकोण से समझ लेने के बाद हर माता पिता उत्सुक हो जाते हैं उसमें सुधार लाने के लिए। अर्ली स्टिमुलेशन हो या स्किल्स ट्रेनिंग, जब बच्चे की मूलभूत ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तब सवाल आता है शिक्षा का। 4 वेराइटीज हैं इसमें, मॉडरेटली हैंडीकैप, माइल्डली हैंडीकैप, प्रोफाउंडली एंड सीवियरली हैंडीकैप। मॉडरेटली को हम ट्रेन कर सकते हैं, माइल्डली को पढ़ा सकते हैं। एजुकेबल बच्चों को थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सिखा सकते हैं, नॉट जैसे कि भी नॉर्मल बच्चे होते हैं ऐसा नहीं है। स्पेशल एजुकेशन उन बच्चों को दी जाती है जो सामान्य बुद्धि वाले बच्चों से हटकर हैं, कम हैं। सामान्य बुद्धि का स्तर जो होता है वो 90 से 110 होता है। अब ये बच्चे जो हैं ये 90 से नीचे रहते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनकी की विशेष जरूरतें होती हैं, वो नॉर्मल स्कूलों में नॉर्मल करिकुलम से नहीं पढ़ लिख सकते हैं, और इसलिए जो है उनकी जो जरूरतें होती हैं विशेष कहलाई जाती है। तो उनकी विशेष जरूरतों के हिसाब से जो शिक्षा दी जाती है उसको विशेष शिक्षा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विशेष बालकों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से विशेष करिकुलम होगा, उनका विशेष जो है उनका टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा, और उनके जो तरीके होंगे पढ़ाने के, शिक्षण और प्रशिक्षण के, वो भी विशेष होंगे। स्पेशल एजुकेशन में, विशेष शिक्षण में और एक बात भी है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रामुख्यता इम्पोर्टेंस किसके दे देंगे, वो तो ज़्यादा सोचना है ये बच्चों का जीवन कहाँ चल रहा है, वो हमारा समुदाय में, समाज में कैसे उसको अच्छा से जीवन सुधर सकते हैं, उसका ध्यान में रख के कोई भी आईईपी और नहीं तो कोई भी ट्रेनिंग होता है उसको हम सोच के बनाना पड़ेगा। विशेष ज़रूरतों के लिए ये विशेष बच्चे इन विशेष स्कूलों से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के शिक्षक, पढ़ाई, यहाँ तक कि यहाँ का ढांचा भी उन्हीं की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया जाता है। अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन मतलब बाल अवस्था में जिन बच्चों को विकास में कोई समस्या हो जिसके कारण वो सीख नहीं पाते हैं और बच्चों की तरह,
तो ऐसे बच्चों को मदद देना विशेष रूप से कुछ पद्धतियों से नियमित रूप से ऐसे प्रोग्राम को हम अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन कहते हैं और ख़ास करके ये उन बच्चों को दी जाती हैं जो 3 और 6 साल की अवधि में हैं। अगर हम विशेष शिक्षा देना चाहते हैं अपने विशेष बच्चों को तो उनके लिए विशेष शिक्षक भी जरूरी है। स्पेशल स्कूल्स में अब जो भी टीचर्स आ रहे हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है कि इन बच्चों के साथ कैसे डील करना है। सेकेंडली इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और इंटीग्रेशन या पढ़ाई भी उनको सिखा रहे हैं तो एक एक करके एक एक सब्जेक्ट वाइज उनको मेन स्ट्रीम कराने की कोशिश की जाती है। उनको ये बच्चों के बारे में पता होना चाहिए कि बच्चों के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं। हाँ, वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं सीखते हैं और जो डिसेबिलिटीज है, विकलांगताएं हैं, उनमें जो है पढ़ाना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि उनमें जो ब्रेन है वो इंटैक्ट होता है। पर जो हमारे बच्चे हैं जो मानसिक मंद होते हैं उनमें इंटेलेक्चुअल हैंडीकैप है, ब्रेन जो है किसी वजह से डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से उनको पढ़ने लिखने में दिक्कतें आती हैं। तो और ये टीचर को ये देखना है ब्रेन डैमेज होते हुए भी हमने उन बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है कि हम ये इंश्योर कर सकें कि बच्चा सीख रहा है। आजकल कंप्यूटर प्रणाली के उपयोग द्वारा इन बच्चों के लिए नए नए रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं जिससे इनमें सीखने की लगन पैदा हो सके। टूल्स को हम ध्यान में रखते हुए बच्चों का असेसमेंट करते हैं ये जानने के लिए कि बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता है। तभी तो हम ये जानेंगे कि मुझे अब क्या सिखाना है बच्चे को। तो ये इसकी ट्रेनिंग हम अपने अध्यापकों को देते हैं कि ये टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है। बच्चों को होल सब्जेक्ट के बारे में पहले हम बताएंगे। वो होल सब्जेक्ट का मतलब अभी हम एक मटेरियल के बारे में बताना है। वो मटेरियल पहले उसको दिखाएंगे, वो मटेरियल उसका हाथ में दे देंगे, वो मटेरियल के बारे में वो पकड़ के देख के उसका बारे में उसको थोड़ा जानकारी आने के बाद उसमें क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या भाग है, वो भाग का एक एक चीज को लिए आगे हम बता के उसको सीखने के लिए कोशिश करेंगे। इसमें ये भी है एक ही दिन में हम पूरा उसका जनरलाइजेशन तो पूरा उसका जानकारी आने का हम कोशिश नहीं करते हैं। इसमें विशेष शिक्षण में ये है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए पहले ये करते हैं वो एक्विजिशन, वो कॉन्सेप्ट उसको आया है नहीं है, वो कॉन्सेप्ट उसको आने के लिए क्या करना है वो देखेंगे। और नंबर 2 जो है कि कैसे पढ़ाना है वो जो है उसमें हम पूरी स्पेशल मेथड जो है उसको बारे में बताते हैं कि कौन कौन से स्पेशल तरीके हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं इन बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए। एक बात और बहुत ज़रूरी है, जो स्पेशल चिल्ड्रन विशेष करके जो मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं इनके लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। जो एक्टिविटी हम करवाते हैं उसी एक्टिविटी को हम पेरेंट्स को बताते हैं कि आप घर पर करवाते रहिए, उनका एक स्केड्यूल बना लीजिए और ऐसे कमरे में बिठाकर करवाइए जहाँ पर कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। उसका सामर्थ्य आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा उस सामर्थ्य का उपयोग करने के लिए हम बच्चे का स्कूल में क्या सीखे है वही घर में भी प्रैक्टिस करना है। नहीं तो एक घर में एक प्रैक्टिस करेंगे स्कूल में करें तो वो ये बच्चे को कंफ्यूज जाता होता रहता है। अक्सर ये देखा गया है कि इन बच्चों को क्योंकि सही समय पर मदद नहीं मिलती है तो इनके विकास में धीमी गति आने के कारण आगे जो सेकेंडरी जिसके इफेक्ट्स बोलते हैं हैंडीकैपिंग इफेक्ट्स उसके कारण इन बच्चों को पढ़ाई के मामले में उनको हमेशा पीछे रखा जाता है और कई माँ बाप ऐसे मतलब इस समस्या को जो फेस करते हैं वो स्कूल एडमिशन के लिए कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। हर पेरेंट की मेरे ख्याल से जितने मेरे पास एटलीस्ट आए हैं कि उनकी यही कोशिश हुई है कि नर्सरी केजी या प्रेप में उनको नॉर्मल स्कूल में भेजा गया है। तो सेकंड थर्ड के बाद अगर ये फर्स्ट क्लास में ये प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चा नहीं पिकअप कर पा रहा तब वो वापस आया है। लेकिन स्कूल रेडीनेस जो प्रोग्राम हम कहते हैं जो अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन का एक मुख्य भाग है उसमें हम बच्चों की तैयारी करते हैं ताकि वो नॉर्मल स्कूल्स में एडजस्टमेंट स्किल्स सीख सकें, जो जैसे डेली रूटीन है या स्कूल में जो और बच्चों के साथ बैठना, शैतानी ना करना, जो टीचर कहती हैं उसको मानना और दूसरे बच्चों को देखकर उनके व्यवहार को वो सीख सकें। तो इस तरीके से उनको बहुत छोटी बालावस्था में अगर हम उनको सही रूप से और जो नॉर्मल बिहेवियर के एक्सपोजर से
अगर उन्हें हम स्कूल रेडीनेस स्किल्स अगर उनमें हम डेवलप कर सकें तो हो सकता है किसी हद तक हम इन बच्चों को नॉर्मल स्कूल्स में उनको दाखिला दे सकते हैं। शायद अलग से स्कूल की नहीं भी ज़रूरत है। जो स्कूल अभी चल रहे हैं उन्हीं में एक छोटा सा सेक्शन इन बच्चों का भी हो सकता है, जहाँ पर कुछ क्लासेस उनकी अलग से हों और कुछ एक्टिविटीज़ जैसे खेल कूद है या कल्चरल एक्टिविटीज़ है या आर्ट से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, उनमें तो सब बच्चे इकट्ठे काम कर सकते हैं। बाल अवस्था में अगर हम बच्चों की समस्या, विकास रूपी समस्याओं को अगर हम उसको मदद पहुंचा सकें, फ़ायदे इसके ये हैं कि इन बच्चों को हम नॉर्मल स्कूल्स में भी दाखिल कर सकते हैं। काफ़ी हद तक जहाँ तक सामाजिक इनका विकास है उसमें इनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है अगर वो आम बच्चों के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करें। डेवलपमेंट की तरफ हम उनको लेके जाना चाहते हैं तो पेरेंट्स एंड टीचर्स के दोनों के बराबर भागीदारी से ही आगे कुछ अच्छी सफलता मिल सकती है। प्रशिक्षण देते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि पेरेंट को कि वो भी कुछ सीखें ताकि वो घर पर जाके बच्चा से अभ्यास करवा सकें। अभ्यास जो है बहुत जरूरी है ये मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए। अपनी सीमित क्षमताओं के बावजूद इनमें से बहुत से बच्चे पढ़ाई के अलावा और बहुत सी गतिविधियों में सामान्य बच्चों के स्तर पर हो सकते हैं। विभिन्न कलात्मक और रचनात्मक कार्यों में इन्हें लगाने से बहुत ही उत्साहित कर देने वाले परिणाम सामने आते हैं। चल के तुझे मैं लेके चलूं से गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, भज पार ही पार तले। से गगन के तले, से गगन के तले। देवाशीष को मुझे म्यूज़िक सिखाते हुए 2 साल हो गए और इसको सिखाने में स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन बाद में ये नॉर्मल बच्चों के साथ मिक्सअप हो गया और क्लासिकल म्यूज़िक के साथ इसको मैंने शुरू किया। उसके बाद इसने लाइट म्यूज़िक भी सीखना शुरू किया, जैसे गज़ल, भजन, गीत वगैरह। इसने कुछ कॉम्पिटिशन्स भी दिए हैं जो स्टेट लेवल के हैं, उसमें भी इसने प्राइज़ विन किए हैं। ये बचपन में तो बिल्कुल ही मालूम नहीं होते थे। जब हम लोग इसको नॉर्मल स्कूल में भी दिया था, जब इसका उम्र अराउंड 3 साल थे, उस समय स्कूल में नॉर्मल स्कूल में भर्ती भी कराया, ये भी कराया, लेकिन उधर से जब प्रिंसिपल कुछ दिन बाद बोला जो लगता है बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, धीरे धीरे वो जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे फोकस होने लगा। फिर हमने सोचा जो नहीं है नॉर्मल बच्चा नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। फिर नॉर्मल स्कूल में भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया, फिर हमने इसको वही जो स्पेशल स्कूल वगैरह है उनका कॉन्टैक्ट किया, ये किया। उसके बाद अभी स्कूल स्पेशल स्कूल में दिया, इससे बहुत अच्छा फल मिला, इससे स्वभाव में भी परिवर्तन आया। अब उसको थोड़ा सा कमनेस भी आ गया उसमें। कुछ पहले जैसे 2 भाग करते थे, आप तो एक जगह बैठते हैं, बात भी थोड़ा सुनते हैं और गाना गा लेते हैं। स्पेशल स्कूल में न केवल पाठ्यक्रम ही इन बच्चों के अनुरूप होता है, बल्कि उससे पढ़ाए जाने के तरीके भी अलग होते हैं। समय और निरंतर अभ्यास से ही ये पता लगता है कि बच्चा कितना आगे बढ़ सकता है, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। आज बड़े शहरों में ऐसे कई संस्थान खुल चुके हैं और खुलते चले जा रहे हैं, जहां मानसिक रूप से विकलांग लोगों को अपनी जीविका कमाने के साधन सिखाए जाते हैं, ताकि आगे चलकर वे स्वावलंबी बन सकें। व्यवसायिक प्रशिक्षण के द्वारा ही हम मंदबुद्धि व्यक्तियों को कर्म क्षमता उनको बढ़ा के, उनको अर्थोपार्जन क्षमता बढ़ा के
अपने जीविका निर्वाह करने के लिए उपयुक्त बना सकते हैं। काम करने के बाद क्षमता बढ़ाने के लिए हम व्यवसायिक प्रशिक्षण देते हैं, जिससे वो लोग काम करने के संबंध के कुछ स्किल्स सीखते हैं। उस स्किल से वो लोग जाके बाहर में जो समाज में जो कार्य होता है, जो पैसा कमाने के लिए, उसमें वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वोकेशनल रिहैबिलिटेशन तो बहुत ही ज़रूरी है। जो भी बच्चा स्कूल में तो जितने दिन तक है वो 16 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, उसको पढ़ने में कोई शौक नहीं रहेगा। अगर कोई एक्टिविटी सिखाए उसको फ्यूचर में भी जाके फ़ायदा होगा और पेरेंट्स भी और बच्चे को भी एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक अचीवमेंट मिलता है उसको कि भी हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। ये रिहैबिलिटेशन तो बहुत ही वोकेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट रिहैबिलिटेशन तो जरूरी करना ही है। जैसा ही मानसिक विकलांग व्यक्ति को हमारे पास लाया जाता है, उनको असेसमेंट करते हैं पहले। यदि कोई व्यक्ति को जो बचपन का समय में स्पेशल स्कूल बोले तो वो स्पेशल स्कूल गया था, अनुभव है, तो वो थोड़ा जल्दी जो व्यवसायिक स्किल है सीख लेता है। यदि माँ बाप या तो अभिभावक कहीं भी नहीं भेजा है, उनको अपने पास में रख के उनको बड़ा किया है, तब उनको हम सीखने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। शिक्षण देने से पहले हमको ये भी देखना ज़रूरी होता है कि उनको सर्वाइवल स्किल्स, उसके साथ साथ स्पेसिफिक जॉब स्किल्स, ये दोनों में ही हम उनको शिक्षण देते हैं ताकि वो अपना काम खुद कर सकते हैं। कम्युनिटी में उनका जीवन चलाने के लिए जितना ज़रूरी है उतना भी हम डेवलप कराते हैं और साथ ही साथ कोई स्पेसिफिक जॉब में भी हम उनको स्किल डेवलप कराते हैं। सिर्फ पढ़ाई लिखाई में तो कुछ नहीं होगा। बच्चे को कुछ अगर समझो कि भी बच्चे को एनवेलप भी सिखा रहे हैं, वो भी अगेन टास्क एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि भी स्टेप बाय स्टेप बच्चे को सिखाते हैं एंड फ्यूचर में उसको बच्चे को हेल्प भी होगा और बच्चे को रिहैबिलिटेशन में भी हेल्प होता है। उनको संबंध में जो भी क्षमता कम है, हमारा वोकेशनल असेसमेंट चेकलिस्ट रहता है, उसमें हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करके जो व्यक्ति हमारे पास लाया गया, उनको कितना स्तर तक इंडिपेंडेंटली काम करने का स्किल्स है वो हम पहचान लेते हैं। मंदबुद्धि लड़कियों के लिए जब वो हमारे पास आते हैं, हम तो असेसमेंट करके उनका अपना क्षमता चेक करते हैं कहाँ तक है। उसके ऊपर उनको पेरेंट्स को ओपिनियन भी हम लेते हैं, क्योंकि लड़कियों को कुछ भी व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए हमको पेरेंट्स के ओपिनियन के बिना लेना भी मुश्किल है। और ज़्यादातर से कम्युनिटी में क्या सेफ्टी सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी ध्यान देते हुए हम उनको शिक्षण देते हैं। शिक्षण देने के बाद में हर एक महीना में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार और एक बार असेसमेंट करते हैं। जो पहली बार आया तो असेसमेंट करने का लेवल क्या है, और दूसरा बार, तीसरा बार बोलते 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद असेसमेंट करके जैसा ही उन्होंने वो स्किल्स सीख लिया तो स्किल्स में उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलकर हम ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग देने के बाद में धीरे धीरे उनको समाज में हम इंटीग्रेट करते हैं। मंदबुद्धि बच्चियों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सबसे बेहतर होके रहा है, क्योंकि हम कम्युनिटी में जब प्लेस करते हैं उनका सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर ज़्यादातर हम जोर नहीं दे पाते हैं। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं उनको कम्युनिटी में मिलाने के लिए, और ऐसे जब हम करते हैं कम्युनिटी में हम ट्राई करते हैं जो ग्रुप वुमेन एम्प्लॉयमेंट सेटअप होता है, कोई गारमेंट फैक्ट्रीज हो, उधर लगाते हैं। तो ये बच्चों को हम प्रशिक्षण दे सकते हैं, विद्या प्रशिक्षण और वोकेशनल इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। युवक या युवती जिसके पास पूरा उत्साह है, पूरी शक्ति है, एनर्जी है, उसको अगर काम करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा तो उसकी बहुत सारी भावनात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। तो जैसे हम सबको कोई ना कोई एक रोजगार चाहिए होता है, उसी तरीके से इन बच्चों को की भी ज़रूरत वही होती है। तो हमें हाथ के काम सिखाकर फिर उनके लिए रोजगार का आयोजन करने की ज़रूरत है। और हमारा ये अनुभव रहा है कि हर बच्चा, उसकी क्षमता कितनी ही कम क्यों ना हो, कुछ ना कुछ ज़रूर वो कर सकता है। अगर वो पूरा काम नहीं कर सकता तो उस पूरे काम का कुछ हिस्सा ज़रूर कर सकता है। तो कमी है तो वो खाली ऐसे अवसर की कमी है। अभिभावकों में ये पहले धारणा थी कि हमारा बच्चों को कोई नहीं देखता है, हमारा बच्चा जो है काम का नहीं है और इसको लेके हम क्या करें। तो ये जो धारणा है ये गलत है। मेरा बेटा विनय जब छोटा था तो मैं इसको नॉर्मल स्कूल में ही ले गई। मेरे को 1-2 लोगों ने बोला कि आपके बच्चे में कुछ कमी है, पर मुझे महसूस नहीं होता था। वो और बच्चों की तरह ही खेलता, बोलता, सब कुछ करता था। कुछ बातें ऐसे थी, कुछ लेट ही उसने सीखा।
पर एजुकेशन की तरफ उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था शुरू में, क्योंकि मैंने इसे नॉर्मल स्कूल में 3-4 साल पढ़ाया, पर नहीं चला। आज विनय अपने इंडिपेंडेंटली बस से ट्रैवल कर सकता है, आ जा सकता है। म्यूजिक की तरफ उसका काफ़ी ध्यान है और यहाँ पे काफ़ी उसका मन लगा रहता है, जिससे बच्चे बिजी रहते हैं। थोड़ा भी फ्री होता है 2 दिन भी घर में, तो बड़ा अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तो देखा आपने, सीमित क्षमताएं होने के बावजूद मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति समाज को कितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत है सही समय पर सही मौका और प्रोत्साहन मिलने का, जिसमें माता पिता, परिवार और पूरा समाज एक अहम भूमिका निभा सकता है। करत करत अभ्यास की अगली कड़ी में एक ऐसा ही और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाएंगे। तब तक नमस्कार।